नितान बुक है उसमें 4th चैप्टर जिसका नाम है भारतीय कलाएं, है ना। तो भारतीय कलाएं क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले हमको अपना पेट भरने की आवश्यकता होती है, फिर हमारे पास कपड़े आ जाते हैं, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की, उसके बाद जब हमारे पास सब आ जाता है तो हमारी कुछ कलाएं होती, संस्कृति होती है ना। उसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं, कैसे मनोरंजन करते हैं, वो सब चीजें आती है। तो हमने उस दिन जो ऑफलाइन क्लास लगी थी उसमें आपको इसका परिचय बता दिए थे। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे चित्रकला के बारे में। तो आप लोग 61 नंबर का पेज निकालिए, हम आपको बताते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, हम इसलिए क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं करेंगे, भले ही बुक की फोटो कॉपी भेज देंगे। तो जहां जहां हमने टिक करे हैं वो आप लोग अभी भी कीजिए वीडियो में भी, और अगर कोई छूट जाएगा तो ये बुक से भी मतलब अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है ना। शैल चित्र जो है उसको ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए लिखी जाती है। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? भीमबेटका, प्रसिद्ध है ना। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृति के लिए भी विख्यात है ना, यानी कलाकृति के लिए विख्यात। अभी देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र, ठीक है। ये एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का चित्र। एलोरा की गुफा में कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र की जो बने चित्र है महाराष्ट्र के में वर्ली कैसी शैली में लिखे जाते हैं? वर्ली शैली में बनाए जाते हैं। अब आगे देखिए, 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग क्यों कहलाता है? गुप्त साम्राज्य, तो यहाँ पर लिखेंगे कब से कब तक कहलाता है, तो 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है ना। ये अंडरलाइन करेंगे। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई जिनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। किसने बनाया था? अजंता की दीवार पर बने चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने। 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोवेरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती है। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति और कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के लिए अद्भुत उदाहरण। ये भी अंडरलाइन करेंगे। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति, कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के लिए अद्भुत उदाहरण। आगे देखिए, हम जैसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार है। एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है, ये क्या है? लघु चित्र। ये देखिए किवाड़ चित्र राजस्थान में बनाया जाता है, दरवाजे में कारीगरी, ठीक है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। ये सब अंडरलाइन करना है आपको, है ना। इसमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती है। अब आगे देखिए, इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां। वनों गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैली में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। ये देखिए राजस्थान वाला किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किवाड़ मतलब होता है दरवाजा, तो दरवाजे की पेंटिंग। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। अब आगे देखिए, उड़ीसा की पटचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नृतक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
आगे मिथिला की चित्रकारी भी मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। ये मिथिला की मधुबनी, ये भी अंडरलाइन कीजिए आप लोग, है ना। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत मांग है। अब ये स्थायी हो गया, जो स्थायी थी हमेशा रहने वाली। अब देखिए अस्थायी, जो हमेशा नहीं रहती। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रचलित है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहारों और उत्सवों से। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए रंगोली, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, रंगोली हमेशा नहीं डाली जाती। महाराष्ट्र के लोग जो है वो ही डालते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं डालते। कब? दिवाली के अवसर पर, नवरात्रा के अवसर पर या कोई उत्सव हो तभी हम इसको डालते हैं। तो अब इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कौन कौन से नाम है ये आप जानेंगे, है ना। तो वास्तव में उत्तराखंड में इसे एपण कहा जाता है। किसे कहाँ, रंगोली को किसे कहाँ, मतलब किस स्थान पर क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपको आ सकता है। उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्तिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपनी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान, पेज पलटा लीजिए, है ना। इसमें देखिए आगे तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है, भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ है, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। ये देखिए राग में मल्हार बूंदी चित्रकला की राजस्थानी शैली है ना। तो आज आपके लिए इतना काफी है। अब आगे का जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।